2024 के चुनाव के अभी 3 चरण बचे हुए हैं, लेकिन लोग सीटों को लेकर पूछने लगे हैं कि किसको कितनी सीटें आ रही। वैसे तो चुनाव आयोग का नियम है, कानून है कि आखिरी वोट पड़ने से पहले आप एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते, लेकिन नेता अपने अपने दावे करते रहते हैं। जैसे अमित शाह ने दावा किया कि अब तक की वोटिंग में उनकी 270 सीटें आ चुकी हैं और अब सिर्फ 400 पार करने की लड़ाई है। बीजेपी ने सीटों के नंबर बताना शुरू किया तो इंडी गठबंधन वाले भी ये सब सुनकर नर्वस होने लगे कि बॉस ये तो बता रहे हैं, वो भी अपने नंबर बताने में जुट गए कि ना हम भी बताएंगे। वो अपने नहीं बता रहे हैं हमको कितने आ रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि मोदी को कितने आ रहे हैं। सब मोदी के ही नंबर बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी के। बीजेपी वाले भी बता रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, इतनी सीटें आ गई हैं, और इंडी वाले भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें आ रही। लेकिन इस चक्कर में इंडी गठबंधन ने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इंडी गठबंधन में जिसका जो मन आ रहा है वो नंबर बोले चला जा रहा है। जैसे आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया कि इस बार बीजेपी को 140 सीट आएगी। अखिलेश यादव की आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लखनऊ में ज्वाइंट पीसी थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी की सीटों को लेकर जो कहा वो एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इंडी गठबंधन के बाकी नेता बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहे हैं और उसमें क्या कांड कर दे रहे हैं। जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जब से अमित शाह ने फेज वाइज सीटें बतानी शुरू की, तब से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। और अब जब आधे से ज्यादा चुनाव निकल चुका है तो इंडी गठबंधन ने भी अपना एग्जिट पोल बताना शुरू कर दिया। कौन नेता नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहा है मैं आपको दिखाता हूं, आपको खुद समझ में आएगा इन्होंने क्या कांड किया है। जरा आप तस्वीर देखिए कि इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहा है। नरेंद्र मोदी की सीट इस चुनाव में कितनी आएगी, अब जरा सुनिए कौन कितना दे रहा है। जैसे अगर आप देखें अखिलेश यादव, इन्होंने अभी अभी आपको बताया कि नरेंद्र मोदी को 140 सीट आने जा रही है, 140। अब देखिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी को 190 सीट आने जा रही है। तो 50 सीट तो ममता बनर्जी ही बढ़ा दी भाई। अब सुनिए प्रियंका वाड्रा, इनकी भविष्यवाणी है कि नरेंद्र मोदी को 200 सीट आ रही है, 10 प्रियंका वाड्रा ने बढ़ा दिया। अब सुनिए राहुल गांधी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट आएगी, इन्होंने 50 खींच के निकाल दिया। और सुनिए तेजस्वी यादव कितनी सीट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 100 आएगी, इन्होंने 50 और खींच दिया। उसके बाद संजय राउत को सुनिए, राउत जो है संजय राउत ये दे रहे हैं 200 सीट, तो इन्होंने 200 दे दिया, 100 से सीधा 200 कर दिया। केजरीवाल ने कहा है कि 220 सीट आएगी। अब आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये तो इंडी गठबंधन का हाल है। ये लोग नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें आएंगी इसका एक नंबर नहीं दे पा रहे। जिसका मन आ रहा है 140, 190, 200, 150, कोई 100 कह दिया, कोई 220 कह दिया, कोई 200 कह दिया। तो समझ जाइए कितनी ईमानदारी से ये लोग जो है सीटें बता रहे होंगे। गठबंधन में एक दूसरे को कम से कम बता दो दें कि ये नंबर फाइनल कर लेते हैं, हम लोग सब यही बोलेंगे। अब इसी तरह से मोदी की सीटों के नंबर कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, जिनमें एक नाम योगेंद्र यादव का है। इन भाई साहब का भी सुनिए, योगेंद्र यादव, इनका तो आपको बताया ही नहीं। योगेंद्र यादव इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने बीजेपी को दिया है 233 और एनडीए को शायद 260 के करीब दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इनके एक्सपर्ट भैया दे रहे हैं 233, तो 100 से लेके 233 तक। हम लोग एग्जिट पोल दिखाते हैं प्लस माइनस 10 सीट, प्लस माइनस 15 सीट ऐसा रखते हैं। इनका है प्लस माइनस 150 सीट। इन लोगों का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आपको वो भी दिखाऊंगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इनकी प्रिडिक्शन कितनी सही है या कितनी गलत होते रहे। लेकिन एक बार आप खुद ही सोचिए
कि एक नेता या जो एक्सपर्ट सीटों के अलग अलग नंबर बता रहे हैं, इन नंबर्स में भी कितना अंतर है, इनके दावे भी अलग अलग हैं। अरे बॉस, सभी लोग मिलकर एक फाइनल नंबर तय कर लेते, हर जगह बोलते कि नरेंद्र मोदी को इतनी आ रही, लेकिन ये लोग नरेंद्र मोदी की सीट पर भी सहमत नहीं हो पाए, अब बनाए हैं गठबंधन। उधर अमित शाह बड़ा दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी 4 चरण में 270 पार जा चुके हैं। अमित शाह का वो बयान सुनिए, फिर आपको ये जो महानुभाव लोग हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम जो प्रिडिक्शन करता रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या हिसाब रहा है इनका पहले, वो भी दिखाऊंगा। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इस तरह से कोई एक सटीक नंबर इंडी गठबंधन नहीं बता पा रहा, जैसे अमित शाह बता रहे। जितने मुंह उतनी बातें इनकी चल रही, लेकिन इनकी बातों पर भी कोई यकीन क्यों करे जब इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही बेकार है। ये जो दावे करते रहे हैं वो सारे गलत ही साबित हुए हैं ज्यादातर। जैसे अगर आप देखें, जो ममता बनर्जी इस बार बीजेपी को 190 सीटें दे रही हैं, वही ममता बनर्जी 2019 में बीजेपी को 100 से 150 सीट दे रही हैं। लेकिन नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। यह 2014 लिखा है, यह 2024 है, तो 2024 में 190 दे रही हैं, 2019 में इनका मामला गड़बड़ाया हुआ था। इसी तरह से ममता बनर्जी यूपी को लेकर भी 2019 में कह रही थी कि बीजेपी को तो सिर्फ 17 सीट मिलेगी, 17। बीजेपी को 62 सीट यूपी में आई थी। तो सोचिए इनका प्रिडिक्शन कितना सही रहता है। राहुल गांधी तो 2019 में कह रहे थे कि चुनाव के बाद बीजेपी खत्म, टाटा बाय बाय। इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी। पिछली बार जब उन्होंने कहा था बीजेपी खत्म हो जाएगी तो बीजेपी 300 पार चली गई थी। तो आज इस बार समझ लीजिए कि 150 पे खत्म पे 300 प्लस था, तो इस बार खत्म नहीं, 150 तो खुद ही दे रहे हैं, फिर 400 पहुंच जाएगी। फिर इसका मतलब अखिलेश यादव 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि उनकी तो 400 सीटें आ रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी को मात्र 111 सीट आई थी। कुछ महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसी में आप देखिए, राहुल गांधी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो आराम से जीत लेंगे, लेकिन दोनों राज्य कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी। अब जो खुद को चुनावी एक्सपर्ट कहते हैं जैसे योगेंद्र यादव, वो 2019 में बीजेपी के बारे में कह रहे थे कि 200 पार भी नहीं होगा। ये योगेंद्र यादव बोले थे कि 200 पार भी बीजेपी नहीं जाएगी। इस बार तो योगेंद्र यादव खुद 233 दे रहे हैं। तो जब बोले थे कि 200 से कम आएगी तब बीजेपी 303 पे थी। 200 कम 303, 233, तो सोचिए कहां जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको कौन सीरियसली लेगा। एक तो नंबर 1 नहीं दे पा रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड बेकार है वाला। इसलिए जब इस तरह से सीटों को लेकर दावे किए जाते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता, तो यह बताता है कि किस तरह से अंदर ये लोग नर्वस हो रखे हैं। इंडी गठबंधन की बेचैनी इस बात से भी समझी जा सकती है कि आज उन्होंने बीच चुनाव में पीएम मोदी की मुफ्त राशन स्कीम की काट में एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो राशन मिलता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस योजना की वजह से नर्वस है। उनको फीडबैक मिल रहा होगा कि भाई जिसने राशन लिया वो मोदी को वोट क्यों नहीं देगा। इनको लग रहा है कि मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों के वोट पीएम मोदी को मिल रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस कह रही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो ये 10 किलो राशन मुफ्त देंगे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर बताऊंगा कि इंडी गठबंधन के लिए कैसे पीएम मोदी की योजनाओं की काट निकालना आसान नहीं। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो
तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। कह रहे हैं अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो 10 किलो देंगे। अरे खखर के बोलिए, खुल के बोलिए, हमारी आ रही है सरकार और हम 10 किलो देंगे। खुद ही अगर मगर लगा दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ मुफ्त राशन योजना ही नहीं चला रहा, कई योजनाएं चला रहे हैं भाई, जिसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। और जितना बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है उसकी काट निकाल पाना इंडी गठबंधन के लिए आसान नहीं है। जैसे अगर आप देखें पीएम आवास योजना, इसके 3 करोड़ लाभार्थी हैं। अब जिन 3 करोड़ लोगों को घर मिला, लोग पूछते हैं क्या वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा? पीएम किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा गया। वो कैसे भूल जाएगा कि मेरे फोन में गनगनाया था कि नरेंद्र मोदी ने पैसा भेजा है? गरीबों के लिए शौचालय, 11 करोड़ लाभार्थी। वो महिलाएं कैसे भूल जाएंगी नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा, जिनको अब कभी भी किसी भी वक्त शौच जाना हो तो सोचना नहीं पड़ता, वरना पहले अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। लोग पूछते हैं ये कैसे हो सकता है? गरीबों के लिए सिलेंडर, 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी। हर घर नल से ज्यादा, हर घर नल, 12 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी। 300 योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है और अब तक 29 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम है उसमें 70 लाख कर्ज बांटे गए हैं और 53 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। ये गरीब आदमी है ना है बॉस। इसके लिए कोई खाली हाल भी पूछ ले कि पानी पियोगे जी, उतने में इसका मन जो है वो गदगद हो जाता है। और इसको शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, इसको रोजगार मिल रहा है, इसको लोन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, और वो जो है देने वाले को भूल जाएगा। ये कैसे संभव है? ये लोग पूछ रहे हैं और बताते हैं भाई। हर बार इलेक्शन के बाद यही तो एनालिसिस होता है कि नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी वोटर तैयार कर दिया है, वोटर का एक नया वर्ग। 4 चरण के चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन मोदी की सीटों के नंबर बता रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने नंबर को लेकर कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री अगले चरणों के लिए मेहनत करने में जुटे हैं। आज उन्होंने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किए। पीएम मोदी की आज नासिक और कल्याण में रैली हुई और उसके बाद उनका मुंबई में रोड शो हुआ। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रोड शो में थे। रोड शो शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बच्चों में भी गजब का उत्साह था। पीएम के रोड शो को लेकर बच्चों के क्रेज पर मुंबई से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि 4 चरण के चुनावों के नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर क्या भविष्यवाणी कर दी। आप देख सकते हैं मोदी जी बेस्ट पीएम एवर, वी लव यू, ऐसे मैसेजेस जो है वो बच्चों द्वारा सामने आ रहे हैं। मैं बच्चों से बातचीत करूंगी। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा? हाँ देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा मोदी जी के बारे में? ये वो सबको अच्छे से हाई कर रहे थे और सबको अच्छे से नमस्ते और ग्रीटिंग दे रहे थे। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको? बहुत अच्छा। और मोदी जी के आने के बाद इंडिया में काफी डेवलपमेंट हुए। क्या डेवलपमेंट हुआ? राम मंदिर अयोध्या में 800 साल बाद राम जी को वापस की जगह मिली है। आप राम मंदिर गए हो? नहीं। आओ गएंगे हम। बहुत अच्छा लगा उनको देख के। क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से? होगा उनका सब सपोर्ट, सब उसको वोट करेंगे। यस, वही बनेंगे। यानी छोटे छोटे बच्चे भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मुंबई में रोड शो से पहले नासिक की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 चरण के चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन 4 चरणों में जनता ने इंडी गठबंधन को चारों तरफ से चित कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिलने जा रही कि उसे विपक्ष की मान्यता मिल पाए। इसलिए विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के दलों का कांग्रेस में मर्जर करने का आइडिया दिया जा रहा है। पहले सुनिए कांग्रेस के इस आइडिया पर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको यूपी में क्लीन स्वीप के लिए पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के प्लान के बारे में बताऊंगा। यूपी का प्लान। उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए।
क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। अपने तूफानी दौरे से महाराष्ट्र में 5वें चरण का माहौल सेट करने के बाद प्रधानमंत्री आज फिर वाराणसी पहुंचेंगे और फिर अगले 2 दिन यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। यूपी में पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार का शेड्यूल सुनिए। 16 मई को प्रधानमंत्री लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी रैली करेंगे। 17 मई को बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री 2 दिन में यूपी में जो चुनावी रैलियां करेंगे उनके जरिए अगले चरण के चुनावों के लिए 14 लोकसभा सीटें कवर हो जाएंगी। 2 दिन में 14 सीट कवर। ये लोकसभा सीटें कौन सी हैं जो कवर हो जाएंगी? एक तो है जौनपुर, फिर है मछली शहर, भदोही, प्रतापगढ़, लालगंज, आजमगढ़, बाराबंकी, मोहनलालगंज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और झांसी। प्रधानमंत्री मोदी जिन सीटों पर प्रचार करेंगे उनमें जौनपुर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर में पीएम मोदी की रैली से पहले ही बड़ा खेला हो गया। जौनपुर से बीएसपी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया। माना जा रहा था कि धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से कृपा शंकर सिंह को परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके बाद खेला शुरू हो गया। धनंजय सिंह यू टर्न लेकर बीएसपी से बीजेपी के समर्थक हो गए। आप देखिए, 1 मई को धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुए। 6 मई को बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट काटा। 8 दिन बाद 14 मई को धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सुनिए धनंजय सिंह को, फिर बताऊंगा कि पूर्वांचल में क्षत्रिय इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और कैसे बीजेपी ने पूर्वांचल का गेम सेट किया है। चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। धनंजय सिंह के समर्थन से पूर्वांचल में बीजेपी की राह आसान हो गई, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर धनंजय सिंह का प्रभाव माना जाता है। धनंजय सिंह की पकड़ क्षत्रियों के अलावा दलितों और ओबीसी वर्ग पर भी। धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। धनंजय सिंह ने सभी जातियों के लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है। लोकल लेवल पर धनंजय सिंह का कनेक्ट बहुत जोरदार माना जाता है। यानी धनंजय सिंह के समर्थन से बीजेपी के लिए न केवल जौनपुर का चुनाव आसान हुआ, बल्कि पूर्वांचल का समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के बीच बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया, तो यूपी के एक और बाहुबली राजा भैया ने भी अपने पत्ते खोल दिए। राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद कह दिया कि वो चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन राजा भैया ने अपने समर्थकों को किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने की छूट दे दी। राजा भैया के चुनाव में न्यूट्रल रहने की वजह आगे बताऊंगा, पहले सुनिए लोकसभा चुनाव में अपने रुख को लेकर राजा भैया ने कहा क्या है। सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। असल में राजा भैया की इस घोषणा से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उन्हें अपने खेमे में लेने की कोशिश में जुटे रहे। कुछ दिन पहले राजा भैया की बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं, जिसका असर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर पड़ता, क्योंकि राजा भैया खुद कुंडा सीट पर 28 साल से विधायक हैं, जबकि उनकी पार्टी के विनोद सरोज बाबागंज सीट से 4थी बार विधायक चुने गए। ये दोनों विधानसभा सीटें कौशाम्बी लोकसभा में आती हैं। इसके अलावा राजा भैया के रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ क्षेत्र से एमएलसी हैं। इस तरह कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर राजा भैया का सियासी प्रभाव है। माना जाता है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजा भैया को सिर्फ ठाकुर ही नहीं, बल्कि पासी, यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स का भी समर्थन मिलता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर कैंडिडेट उतारा था, लेकिन कौशाम्बी सीट पर उनकी पार्टी का कैंडिडेट तीसरे और प्रतापगढ़ सीट पर 4थे नंबर पर रहा। 5वें चरण में कई वीआईपी सीटों पर भी मतदान होना है, जैसे रायबरेली और अमेठी। अमेठी से भागकर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली को कांग्रेस की सबसे सेफ सीट माना जाता है। वैसे सेफ सीट तो अमेठी भी हुआ करती थी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को हरा दिया और इसी वजह से राहुल ने अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
कांग्रेस दावा करती है कि रायबरेली से राहुल गांधी आराम से जीत जाएंगे। इसके बाद भी कांग्रेस ने रायबरेली में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रियंका वाड्रा गली गली जाकर राहुल के लिए प्रचार कर रही हैं। हर रैली और सभा में अपने परिवार की शहादत का जिक्र करती हैं, बताती हैं कि रायबरेली से कांग्रेस का कितना पुराना नाता है। इतना ही नहीं, अब तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली में राहुल के प्रचार के लिए पहुंच गए। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी ने सत्ता को ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने हमेशा बलिदान देकर देश की सेवा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। मतलब रायबरेली सीट पर पूरा जोर लगाना पड़ रहा है इन लोगों को। भूपेश बघेल ने तो रायबरेली में बहुत बड़ा दावा कर दिया, जिससे इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। भूपेश बघेल ने रायबरेली की जनता से कह दिया कि आप सांसद नहीं चुनने वाले हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। सुनिए भूपेश बघेल को। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। अब बताइए, भूपेश बघेल ने तो दावा ठोक दिया कि रायबरेली से देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, लेकिन क्या इस बयान से अखिलेश यादव सहमत हैं? सुनिए अखिलेश यादव। इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। भाई किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल, उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी है कि हम नहीं बताएंगे कि रायबरेली से प्राइम मिनिस्टर चुना जा रहा है कि नहीं, और वहां भूपेश बघेल खड़े होकर पब्लिक को खुले में बता रहे हैं कि आप सांसद नहीं, आप प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। ये है इनकी स्ट्रेटेजी।